प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। कुंवर नारायण एक ऐसा रचनाकार जिसको प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसको साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अनेक बहुत सारे सम्मान उनको प्राप्त है। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना आत्मजयी एक ऐसा प्रबंध काव्य जिन्होंने कुंवर नारायण को एक ऊंचा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुंवर नारायण की रचनाओं की विशेषताओं के बारे में समीक्षकों का मानना है कि सीधी सादी भाषा में संयमित और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रभावोत्पादक विचार को व्यक्त करने की कला कुंवर नारायण की रचनाओं की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। ऐसे महान रचनाकार कुंवर नारायण की रचना संग्रह इन दिनों, एक कविता संग्रह इन दिनों, उसी के भीतर की कविता है। कविता के बहाने पाठ आपके 12वीं के पाठ्य पुस्तक में रखा गया है और इसी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। कविता के बहाने व्यक्ति जब अपने बात को कुछ स्पष्ट करने के लिए किसी तरीके का या किसी व्यक्ति का या पात्र का या वस्तु या पदार्थ का सहारा लेकर अपनी बात को जब व्यक्त करता है तो बहाना कहलाता है। एक कवि भी जब काव्य रचना करता है तो अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के किसी तत्व का या किसी व्यक्ति के चरित्र की विशेषता का या उस व्यक्ति का या किसी पदार्थ का, वस्तु का बहाना लेता है और उन्हीं का सहारा लेते हुए उन्हीं के विशेषताओं की मदद से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कविता में चित्रित करता है। यही संदेश इस पाठ में दिया गया है कविता के बहाने में। कुंवर नारायण जी का कहना है कि एक चिड़िया के बहाने एक कवि काव्य रचना करता है। जैसे एक चिड़िया आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरती है, कभी किसी घर के आंगन में, कभी छज्जे पर बैठती है, फुदकती है, चहचहाती है और इस प्रकार अपना जीवन यापन करती है। यही चिड़िया की विशेषता कविता में भी दिखाई पड़ती है। और चिड़ियों के बहाने काव्य रचना करता है एक कवि। कवि की अपनी भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, वो चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। रंगीन शब्दों के द्वारा पाठकों को, श्रोताओं को आकर्षित करती है और उड़ान के साथ साथ कभी इस घर में और इस किसी दूसरे घर में के विचारों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वातावरण के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। परंतु कुंवर नारायण जी का ये मानना है कि कविता के चिड़िया के बहाने काव्य रचना जरूर होती है, परंतु कविता चिड़ियों से भी बहुत ऊंचा स्थान को हासिल किए हुए है। चिड़िया जब उड़ान भरती है तो उसकी इस छोर या उस छोर या आगे या पीछे की एक मर्यादा होती है, वहीं तक उड़ान भरती है। परंतु काव्य रचना की कोई सीमा नहीं होती, वो इस देश में भी और परदेश में भी उड़ान भर सकती है, दूर दूर तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरती है। चिड़िया एक घर में बैठती है या उस घर में बैठती है, परंतु कविता पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करती है। कहीं भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह में भी वो पहुंच जाती है। वो मन के भीतर की बातों का भी चित्रित करती है। चिड़िया मन के भीतर नहीं जा सकती। चिड़िया एक घर के बाहर बैठ सकती है, आंगन में बैठ सकती है, इस शाखा में उस शाखा में डोल सकती है, परंतु कविता तो एक मनुष्य के मन के भीतर की बातों को भी जाकर समझ लेती है या समझाने की कोशिश करती है। इस प्रकार कविता चिड़िया के बहाने अपनी भावनाओं को व्यक्त तो जरूर करती है, परंतु उसे उससे भी ऊंचा स्थान हासिल कर लेती है। इस प्रकार चिड़िया और कविता का यदि तुलनात्मक चित्रण करें तो कविता की कोई सीमा नहीं है, ससीम है, असीम है। कुंवर नारायण जी फिर दूसरा बहाना खोजते हैं फूलों का
एक कवि कविता करने के लिए फूलों का सहारा लेता है। फूलों की क्या क्या विशेषता होती है? फूल खिलती है, उसके सुंदर रंगीन स्वरूप को देखकर देखने वाला मोहित होता है। उस फूल में खुशबू होती है जो पूरे वातावरण को सुगंधमय बनाती है। फूल खिला, अपना सुगंध फैलाया, चारों तरफ उसकी महक से लोग आकर्षित हुए और खिलने के बाद फिर मुरझा जाता है। एक कवि कविता करते समय फूलों का सहारा लेता है, शब्दों का सुंदर समायोजन करता है और उस शब्दों के भीतर जो उस कवि की जो भावनाएं होती है, उसकी सुगंध वातावरण को सुगंधमय बनाती है, खुशबूदार बनाती होती है। और इस प्रकार एक फूल और एक कविता में समानताएं दिखाई पड़ती है, परंतु उस फूलों से भी श्रेष्ठ है कविता। फूल तो खिलती है और एक समय सीमा के बाद मुरझा जाती है, परंतु कविता कभी नहीं मुरझाती। एक बार जो खिली वो युग युगांतर तक खिली ही रहती है। एक भारत में खिली हुई कविता, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, वो उसी समय भर खिली ऐसा नहीं, आज तक भी विराजमान है। बड़े बड़े में जो ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस, भगवत गीता, बाइबिल, कुरान, कब से खिला हुआ है ये, कब इसके रचनाकारों ने इसको लिखा, इसकी रचना की, परंतु आज भी खिली हुई है और भविष्य में खिली ही रहेगी। वो फूलों की तरह मुरझाएगी नहीं। इस प्रकार एक कविता फूलों से भी श्रेष्ठ होती है, उसका खिलना। फूलों की खुशबू की एक सीमा होती है, केवल एक सीमित दायरे में ही अपनी खुशबू को फैला सकती है, परंतु कविता और कविता के भीतर की खुशबू या उसके भीतर का संदेश, जो संदेश देना चाहता है कविता के माध्यम से कवि, उसकी सुगंध तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैले ही रहती है, फैले ही रहती है। उसकी सुगंध कभी कमी आती ही नहीं है। आज भी जब हम ऐसे ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, जो उस समय खिले, उस समय की खुशबू आज भी हमको सुगंधमय बना देती है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। कोई भी रचनाकार जिसने किताब की रचना कर दी या कविता की रचना कर दी, उस रचना को हम आज भी जब पढ़ते हैं तो आज भी हम प्रेरित होते रहते हैं। हम अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। समाज कैसे होना चाहिए, उसके आदर्श स्वरूप का हमको बोध होता है और हम भी वैसे ही जीना चाहते हैं। इस प्रकार उसकी सुगंध आज तक बरकरार है और बरकरार रहेगी, कभी मुरझाएगी नहीं। फूल खिला, मुरझाया, एक निर्धारित समय के बाद समाप्त, परंतु ये कविता जो आज से सदियों वर्ष पहले लिखी गई, वो आज भी और भविष्य में भी कभी मुरझाएगी नहीं, वो कभी नष्ट नहीं होगी और उससे मिलने वाला संदेश हमको हमेशा नई दिशा दिखाता रहेगा। फिर कुंवर नारायण जी एक कविता करने के लिए तीसरे बहाने का प्रयोग करते हैं, बच्चों का। बच्चे उड़ान भरते हैं, उनकी भी एक कल्पना होती है, उसका मासूम सा शरीर होता है, उसका मासूम सा निर्मल हृदय होता है। वो घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिल जाते हैं और खुशियां, पूरे परिवार में खुशियां बांटते रहते हैं। कविता में भी बच्चों के बहाने बाल सुलभ चेष्टाओं के माध्यम से बड़ा सुंदर वात्सल्य चित्रण मिलता है। बच्चे जिस प्रकार खिलखिला के हंसते हैं, खिलखिला के रोते हैं, कविता में भी कवि अपनी भावनाओं को खिलखिला के सुनाता है। जहाँ दुख का चित्रण होता है वहाँ आंसू भी बहाता है शब्दों के माध्यम से, और कोमल भी होता है। कविता बच्चों के समान एक परिवार को समेट के रखता है, दीवार खड़ा नहीं होने देता। बच्चा के मन में यदि कोई बात आई, कोई निराशा या उदासी आई या कोई डांट पड़ गई, तो उसको कुछ देर तो याद करता है, फिर भूल जाता है, फिर मिल जाता है। एक कविता के बहाने एक रचनाकार समाज को जोड़ने का ही काम करता है, और ये जोड़ने का काम केवल एक काल तक नहीं, कालांतर तक, जिसकी कोई समय सीमा नहीं, दूर दूर तक वो अपनी कविता के माध्यम से समाज को, आदर्श समाज के निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयास रहता है। इस प्रकार कविता की भी यही विशेषता है, जो बच्चों की विशेषता है।
परंतु एक अंतर है, बच्चे जुड़ने का काम उसी सीमा तक करेंगे जब तक उसका सजीव शरीर है। कविता तो कभी निर्जीव होता ही नहीं, उसकी कोई उम्र होती ही नहीं। एक मनुष्य की उम्र हो सकती है, कविता की कोई उम्र नहीं होती, अमर होती है कविता। और वो कविता निरंतर लोगों को जोड़ने का काम करती है। और यहीं पे एक बात स्पष्ट होती है कि साहित्य किसे कहते हैं? ऐसी लिखित रचना जिसमें सबका हित समाहित होता है, ऐसी लिखित रचना को साहित्य कहते हैं। तो ये कविता जिसमें सबका हित समाहित होता है, इसकी कोई उम्र नहीं होती, ये अमर होती है और जब तक रहती है, अमर रहती है, जब तक होती है अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते रहती है। तो ये इस पाठ का सारांश है। अब हम जब इसकी काव्य पंक्तियों के माध्यम से पंक्ति पंक्ति हम पढ़ते जाएंगे तो हम देखते जाएंगे कि पाठ में वही बातें जो मैं अभी स्पष्ट किया हूँ वो उसमें आ रही है और सरलता से आपको समझ में आती जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं हम कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहना चाहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। चिड़िया जिस प्रकार आसमान में उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी एक उड़ान भरती है। कवि के मन की भावनाएं, उसके विचार, उसकी कल्पनाएं, उसके भीतर की संवेदना, ये सब कविता के बहाने, चिड़िया के बहाने आसमान की बुलंदियों को छूते रहती है। परंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। परंतु चिड़िया जो उड़ान भरती है उसकी एक सीमा होती है, कविता की सीमा को चिड़िया क्या जाने। कविता तो अनंत तक, जिसका ओर छोर नहीं है, वहाँ तक उड़ान भरती, वहाँ तक पहुँच जाती है। और इस बात को चिड़िया कहाँ से जानेगी? उसकी तो एक सीमा है, उत्तर में उस दिशा तक जहाँ तक वो थके ना, या दक्षिण में जहाँ तक नहीं थकती वहीं तक उड़ान भरती है, उसके बाद थक विराम करने लग जाती है। परंतु कविता की उड़ान तो दिगांतर तक छलांगे मारते रहती है, पंखे में फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर उड़ते रहती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया उड़ती हुई जाती है, कभी इस घर में उड़ के चली जाती है, कभी उस घर में उड़ के चली जाती है, कभी आंगन में चले जाती है, कभी कमरे में चले जाती है। परंतु कविता एक घर दो घर में नहीं जाती। कविता तो पूरे जहाँ उसका कल्पना वहाँ तक पहुँच जाती। इसलिए कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कवि जब काव्य रचना करता है तो उसकी पहुँचने की सीमा नहीं है, वो बहुत दूर दूर तक, एक घर दो घर चार घर नहीं, संसार के घर घर तक पहुँच जाती है और अपनी भावनाओं को और अपने संवेदनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर देती है। इस प्रकार ये जो 4-5 पंक्तियाँ हम जो पढ़े उसका सीधा सा अर्थ है कि चिड़िया के बहाने कविता उड़ान तो जरूर बढ़ती है, परंतु कविता श्रेष्ठ है, उसकी उड़ान की कोई सीमा नहीं है। उसकी पहुँच मानव मन तक पहुँचती है जहाँ चिड़िया की पहुँच नहीं होती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल खिलती है, कविता भी शब्दों के माध्यम से खिलती है। फूल में सुगंध होती है, कविता भी सुगंधमय होती है, मंत्रमुग्ध करने वाली होती है, श्रोताओं पाठकों को अपनी खुशबू से सरोबोर कर देती है। परंतु कवि ये कहता है कि ये फूल भी क्या जानेगा, जो खिलना कविता का होता है
जो खुशबू कविता की होती है, उसके सामने में बौना है फूल की खुशबू या उसकी सुंदरता, ये नहीं जान सकती। कविता खिलती है और एक बार जो खिली हुई कविता है वो कभी मुरझाती नहीं है, जबकि एक सामान्य फूल जो होता है खिला, एक समय तक अपनी सुंदरता को से लोगों को मोहित किया और एक समय सीमा के बाद उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, मुरझा के गिर जाता है। परंतु कविता फूलों से भी श्रेष्ठ है, वो कभी मुरझाती नहीं, एक बार खिली तो अमर हो गई। तो कवि कहना ये चाहता है कि फूलों के बहाने में खिलने को, सुगंध को, महक को कवि चित्रित जरूर करता है, परंतु उससे भी आगे बढ़ता है वो कविता और उसमें समाया हुआ उसकी खुशबू। कहता है कवि, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल की जो महक होती है, उसकी जो खुशबू होती है, उससे भी ज़्यादा खुशबू कविता की खुशबू होती है। उसमें समाया हुआ संदेश, उसमें समाया हुआ प्रेरणा, उसके भीतर का मार्गदर्शन एक सीमा को नहीं, एक बहुत बड़े पूरे ब्रह्मांड के दायरे को सुगंधमय बनाए रहती है और भीतर तक जाती है। बाहर कोई सुगंधमय बनाती है ऐसी नहीं है, वो भीतर तक जाती है और भीतर तक जाकर लोगों को सुगंधमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। ये कविता की ऊंचाई है, उसकी श्रेष्ठता है, जो फूलों से भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कविता के बहाने कवि चित्रित जरूर कर रहा है कि खिलना हो रहा है, कि उसका सुगंध और रंगीन सुंदर स्वरूप हो रहा है, महक रहा है, परंतु इसके बहाने काव्य रचना करने वाला कवि ये सबका सहारा तो जरूर लेता है, बहाना तो जरूर लेता है, परंतु उसके भी आगे की बातों का चित्रण कर देता है कि इसकी खुशबू, इसकी महक और ये इसकी पहुँच जहाँ जहाँ है वहाँ पर फूल अपने आप को असमर्थ पाता है। फिर आगे लिखता है, कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर को एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चों की विशेषता होती है, खूब मन लगा के खेलते हैं और जब मन लगा के जब खेलते हैं, मंत्र मुग्ध होकर जब खेलते हैं तो दुनियादारी भूल जाते हैं और खुशियों से भरे होते हैं। और बच्चों की क्या विशेषता होती है? बच्चे वो सेतु होते हैं जो घर में बिखरे हुए सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं। देखना, बच्चा जहाँ भी होता है वहाँ पर लोग उसके साथ बातचीत करने लग जाते हैं और धीरे 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 व्यक्ति वो बच्चा जो है बाकी सदस्यों को भी बातचीत करने के लिए बाध्य कर देता है। और जहाँ पे भी विरोधाभास है, जहाँ पे घर में कोई नाराज़गी है, उसको दूर कर देता है। बच्चे तुरंत लड़ते हैं और भूल जाते हैं, मन में उसको नहीं रखते। इस प्रकार बच्चे जोड़ने का काम करते हैं और बच्चों की यही विशेषता कविता में भी दिखाई पड़ती है। कविता में क्या खेल होता है? शब्दों का खेल होता है और शब्दों के सहारे से जब वो काव्य रचना करता है कविता, तो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि बाकी को सबको भूल जाता है, वो डूब जाता है उसमें काव्य रचना करते समय, जैसे बच्चा एक खेलते खेलते डूब जाता है। तो कवि क्या कहता है? कविता एक खेल है बच्चे के बहाने और बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। और बच्चा खेलता है तो बाहर भी खेलता है, भीतर भी खेलता है और खेलने में ही उसको मजा आते रहता है। कविता भी खेलता है, बाहर की दुनिया के बारे में भी चित्रण करता है और मनुष्य मन के भीतर की भी विशेषताओं का चित्रण करता है। उसमें कोई बंधन नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। जहाँ मन होता है वहाँ के बारे में चित्रण करता है कवि। मन के भीतर की भी विशेषताओं का चित्रण कर देता है और बाहर का भी कर देता है। और क्या कहता है? घर और बाहर को एक कर देता है बच्चा, जिस प्रकार उसी प्रकार कविता भी कर देता है। कविता में लोगों को जोड़ने की ताकत होती है। जब उस कविता को हम जब पढ़ते हैं या उस रचना को जब पढ़ते हैं तो वास्तव में ये जो नाराज़गी आई हुई है परिवार के सदस्यों के बीच या समाज के सदस्यों के बीच, उसकी वजह क्या है?
और उस वजह को जब जानते हैं तो हम स्वयं में आत्मचिंतन करने लग जाते हैं कि यहाँ पे गलती मेरी है और इस गलती का सुधार मुझे करना है, या मेरी गलती नहीं है, परंतु आदर्श समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है कि लोग प्रेम भाव से, मानवता से, सहानुभूति से, दया करुणा जैसे महान गुणों को अपने भीतर आत्मसात करें। ये सब संदेश कहाँ से मिलता है? कविता से मिलता है। इस प्रकार कविता बच्चों के समान ही मनुष्य को जोड़ने का काम करती है, और यहीं पर कविता की विशेषता और बच्चों की विशेषता समान दिखाई पड़ती है। परंतु कुंवर नारायण जी ये कहना चाहते हैं कि विशेषता में समानता जरूर है, परंतु कविता उससे भी आगे बढ़ती है। बच्चों की उम्र होती है जब तक वो बालपन रहता है, सबको जोड़ने का काम करते हैं, परंतु एक समय सीमा के बाद जरूरी नहीं होता कि वो जोड़ने का काम करे या हमेशा वो जीवित ही रहे, ऐसा नहीं होता। बच्चा रहता है, बड़ा होता है, एक उम्र का पड़ाव आता है, दुनिया से रुखसत होता है, परंतु कविता बच्चों के सहारे खेलता है, कूदता है, लोगों को जोड़ता है, परंतु उसकी समय सीमा नहीं है। वो जब तक है तब तक उससे मिलने वाला संदेश समाज को जोड़ने का ही काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, कविता के बहाने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कि कविता श्रेष्ठ है, इसके लिए कवि ने पहले तो चिड़ियों का सहारा लिया, फिर फूलों का सहारा लिया, फिर बच्चों की विशेषताओं का सहारा लिया, और इस प्रकार तीनों के सहारे से लेते हुए कविता की श्रेष्ठता को साबित करने की कोशिश किया हुआ है। मेरे ख्याल से पाठ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो इसको और एक बार पुनरावृत्ति करके देखिए, किताबों का अध्ययन कीजिए, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इसके भीतर से निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि कविता के बहाने के रचनाकार कौन है? ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। कुंवर नारायण की कौन सी रचना है? ये प्रश्न दूसरा बन जाता है। तीसरा प्रश्न बन जाता है कविता और चिड़िया में क्या संबंध है, या चिड़िया क्या नहीं जानती? कविता की उड़ान और चिड़ियों की उड़ान में क्या अंतर है? इस काव्य रचना की भाषा कैसी है? इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? विषय वस्तु की विशेषता क्या है? यह प्रश्न बनेगा फूलों में और कविता में क्या समानता है? फूलों और कविता में कौन श्रेष्ठ है? फूल में क्या क्या विशेषताएं होती है? फूल और कविता में कविता को क्यों श्रेष्ठ साबित किया गया है? बच्चों की क्या विशेषता होती है? बच्चों में और कविताओं में क्या समानता होती है? इन सब प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक से निकलेंगे, इसको आपको कापियों में नोट्स के रूप में बनाते जाना है, तब ये पाठ पूरा आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार कविता के बहाने पाठ हमारी समझ में आ गया है, और अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। कविता के बहाने पाठ के प्रश्न उत्तरों को एक बार मैं आप लोगों को और पुनः समझा दूं। कविता के बहाने पाठ में पहला प्रश्न जो बनता है, जो पाठ के भीतर का है, उसमें ये प्रश्न उठता है कि कविता और चिड़िया में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि चिड़िया आसमान में उड़ान भरती है अपने पंखों के सहारे, उसी प्रकार कविता भी अपनी कल्पनाओं रूपी पंखों के सहारे, अपने भावना रूपी पंख के सहारे, अपने विचार रूपी पंख के सहारे आसमान में उड़ान भरती है। इस प्रकार दोनों में, चिड़ियों में और कविता में एक संबंध है। दूसरा प्रश्न बनता है कि चिड़िया क्या नहीं जानती? चिड़िया भावना करना नहीं जानती। चिड़ियों के पास कविता जैसे कवि की रचना में, कविता में ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, वैसा ज्ञान, वैसा विचार, समृद्ध शक्तिशाली ज्ञान चिड़ियों के पास नहीं होता। इस प्रकार चिड़िया ये बात नहीं जानती। तीसरा प्रश्न बनता है कविता की उड़ान और चिड़ियों की उड़ान में क्या अंतर है? कविता की उड़ान और चिड़ियों की उड़ान में मुख्य अंतर तो यही है कि चिड़िया कितनी देर उड़ेगी,
कहाँ तक उड़ेगी, उसकी एक सीमा होगी, परंतु कविता की उड़ान, उसकी कोई सीमा नहीं। और कब तक? जब तक कभी थकने का काम नहीं, कभी रुकने का काम नहीं। जब तक ये सृष्टि है तब तक कविता अपना उड़ान भरती ही रहती है। ये इसका उत्तर होगा। भाव सौंदर्य, यानी भाव सौंदर्य में इसकी विषय वस्तु का चित्रण मिलेगा। किन बातों का उल्लेख कर रहा है कुंवर नारायण जी। और शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में इसकी भाषा कैसी है, अलंकार, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस किस रस का प्रयोग किया गया है, छंद क्या है, ये इसके शिल्प सौंदर्य हैं। तो यदि हम भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा बिल्कुल सरल, सीधी, सपाट हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जो आसानी से पाठकों को समझ में आ जाता है। अलंकार की दृष्टि से मानवीकरण अलंकार का और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानव के समान चिड़िया भी कर रही है, कविता भी कर रही है। अब वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी की प्रशंसा के बहाने अप्रत्यक्ष उसकी निंदा कर दी जाती है तो वो वक्रोक्ति कहलाता है। यहाँ भी कविता का चित्रण हो रहा है, चिड़िया का चित्रण होता है, परंतु चिड़िया को एक सीमा के बाद कमजोर सिद्ध कर दिया गया है। कमजोर सिद्ध किए जैसा स्पष्ट सीधा सीधा बात नहीं कहा जा रहा है, परंतु ये साबित हो जाता है कि चिड़िया को कमजोर साबित किया गया है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो गया। रस की दृष्टि से शांत रस का प्रयोग हुआ है, इसमें प्रकृति का चित्रण है। इसमें छंद नहीं है, तुक है, अंत में एक लय लाने के लिए कवि ने उसका प्रयोग किया है, यानी मुक्त छंद हो गया। शब्द गुण, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। तो भाषा सरल, सुबोध, आसानी से पाठकों को समझ में आने वाली। अलंकार में मानवीकरण अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। छंद में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद किसे कहते हैं? जो छंदों के बंधन से मुक्त होता है। तुक का प्रयोग हुआ है। अलंकार में बता दिया वक्रोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो इस प्रकार ये शिल्प सौंदर्य की विशेषता। और गुण का जैसे चित्रण में तो माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। फिर हम और प्रश्न निकालते हैं। तो जब फूलों की ओर जब आते हैं तो पहला प्रश्न बनता है, फूल में और कविता में क्या समानता है? तो क्या उत्तर बनेगा? फूल खिलती है, कविता भी खिलती है। फूल में सुगंध होता है, कविता में भी सुगंध होता है। ये समानता है। इस समानताओं का चित्रण कर देना। बिना मुरझाए महकने का क्या आशा है? फूल एक सीमा तक खिली रहेगी, खिलकर अपनी सुगंध फैलाएगी और एक समय के बाद मुरझा जाएगी, परंतु कविता कभी नहीं मुरझाती। तो फूलों के मुरझाने का क्या तात्पर्य हुआ? खिली है, कुछ दिन खुशबू फैलाएगी और समाप्त हो जाएगी, यही उसका मुरझाना है। परंतु कविता का क्या अर्थ होगा? कविता कभी मुरझाती नहीं, वो अमर होती है। फूल कविता से कम प्रभावशाली होता है, कैसे? फूल कविता से कम प्रभावशाली होता है। पहले खिलना हुआ, ये एक बार खिलेगी फूल और एक बार खिल के मुरझा जाएगी। कविता एक बार खिली और कभी मुरझाती नहीं। दूसरा, फूल की सुगंध एक निश्चित वातावरण को, एक निश्चित स्थान को सुगंध में बनाएगी, जबकि कविता तो जहां पढ़ी जाएगी पूरे ब्रह्मांड में अपनी खुशबू को फैला सकती है। जहां जहां रखी जाएगी, पढ़ी जाएगी और सुनी जाएगी। इसलिए ये श्रेष्ठता है कविता की। तो इस प्रकार फूल कविता से कम प्रभावशाली सिद्ध हो जाता है। फिर और प्रश्न बनता है, बच्चों के बहाने कविता एक खेल है, कैसे? बच्चे खेलते हैं, कभी भीतर कभी बाहर, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं। उसी प्रकार कवि भी शब्दों के माध्यम से अपने भावनाओं का उछाल मारता है, कूदता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और तरह तरह के खेल खेलते रहता है। खेल खेलते समय जैसे बच्चे मंत्रमुग्ध होते हैं, वैसे ही काव्य रचना करते समय शब्दों का जब खेल खेलते रहता है तो कवि भी मंत्रमुग्ध होकर खेलते रहता है। इसलिए खेल में, बच्चों के खेल में और कविता के खेल में समानता है। बच्चा क्या जानता है? बच्चा लोगों को जोड़ना जानता है। कितना भी नाराज हो, उसके पास जाएगा, प्यार से दो शब्द बोलेगा तो सामने वाले यदि झिड़क भी गया
तो भी पुनः जाएगा। इस प्रकार वो बाल सुलभ मन व्यक्ति के पास जाते जाता है और वो अपनी भावनाओं का इतना प्रभाव छोड़ता है कि कितना भी नाराज व्यक्ति हो अपनी नाराजगी को छोड़ देता है। इस प्रकार जुड़ने का काम करता है। उसी प्रकार कविता भी समाज में फैले हुए वैचारिक मतभेद को, सांप्रदायिक भावनाओं को जड़ से मिटा देती है और जो भी पढ़ता है कविता को मंत्रमुग्ध होकर मानवता की भावनाओं से भर जाता है, सारा बैर भाव भूल जाता है। इस प्रकार दोनों जुड़ जाते हैं। कविता भी जोड़ने का काम करती है, बच्चा भी जोड़ने का काम करती है। सब घर एक कर देने के माने को बच्चे और कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सब घर एक कर देने के माने, बच्चा जिस घर में रहता है उस घर के परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर यदि कोई विरोधाभास आ गया, कोई नाराजगी आ गई, कोई दुखी है किसी कारण से, तो बच्चा क्या है अपने बाल सुलभ स्वभाव के कारण खेल खेल में एक दूसरे को जोड़ते रहता है, एक दूसरे को जोड़ते रहता है। उसके मन की नाराजगी को धीरे धीरे इतना दूर कर देता है कि वो नाराजगी दूर हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य फिर एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी है। समाज में कितना भी वैचारिक मतभेद हो, कविता में लिखी गई बातों को पढ़कर सारे वैचारिक मतभेद को भूलकर फिर मनुष्य एक हो जाता है। और इस प्रकार एक सर्वश्रेष्ठ गुण बच्चे में जो है वो कविता में भी। इस कविता के बहाने बताया कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। अभी जो बताया वही प्रश्न का उत्तर है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। चिड़िया उड़ती है, कभी भी कल्पना का उड़ान भरता है। उड़ने से तात्पर्य क्या है, चिड़िया उड़ती है, कभी भी कल्पना का उड़ान भरता है। खिलने से क्या तात्पर्य है, फूल खिलती है। उसी प्रकार कविता भी खिलते हैं, वो कली के रूप में खिलती है, शब्दों की कली के रूप में खिलती है। इस प्रकार दोनों में समानता है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि दोनों की विशेषता एक है, दोनों का उद्देश्य है। बच्चा भी जोड़ना जानता है, कविता भी जोड़ना जानता है। कितना भी बिखरा हुआ व्यक्ति हो, उसको जोड़ने के लिए जैसे बच्चे अपनी भागीदारी निभाते हैं, वैसे पूरे समाज को जोड़ने के लिए, मनुष्य को जोड़ने के लिए कविता भी अपनी भागीदारी निभाता है। इसलिए दोनों में समानांतर बात हुई। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल खुशबू बिखेरता है, खिलता है, खुशबू बिखेरता है और मुरझा जाता है। परंतु यूं कविता बिना मुरझाए महकने कभी मुरझाती नहीं है। वो सदियों तक उसकी खुशबू, उसकी महक, उसकी सुगंध पूरे समाज को अपने सुगंध से भरते रहती है। हम आज भी जब कोई रामचरितमानस पढ़ते हैं पुरानी, आज भी प्रेरित हो जाते हैं। आदर्श समाज की स्थापना कैसे होगी। भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में मिला हुआ संदेश आज भी हमको महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार ये बिना मुरझाए अपनी खुशबू फैलाते हैं कविता। इस प्रकार इस पाठ से संबंधित, कविता के बहाने पाठ से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर आप लोग को समझा दिए गए हैं। अतिरिक्त प्रश्न मैंने अभी बता दिया है। इन सारे प्रश्न उत्तरों को आप अपने कापियों में क्रमबद्ध सुंदर स्पष्ट अक्षरों में लिखते जाइए। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि 15, 16 और 17 इसमें कापियाँ चेक होगी, तो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में मैं जितना बताते जा रहा हूँ वो सब कापियों में लिखते जाइए और उसको अच्छे से समझ के लिखिए। अपनी शैली में लिखिए, अपनी मौलिक शैली में लिखिए, तब उसका आनंद मिलेगा आपको और वो समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त।